ओके, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज डीलिंग विद द सेल्स। ठीक है, व्हाट इज सेल, और इसमें हम सेक्शंस आएंगे हमारे सेक्शन 54 टू 57। ठीक है, अब सेल जो है, वैसे अगर हम बेसिकली बात करें, सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है। एब्सोल्युटली इन द सेंस जितने भी राइट्स होंगे अलोंग विद दिस प्रॉपर्टी, वो सारे राइट्स प्रॉपर्टी के साथ ही जाते हैं अलोंग विद द प्रॉपर्टी। दैट मीन द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग द बंडल ऑफ द राइट्स। ठीक है, बंडल ऑफ राइट्स वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, बंडल ऑफ राइट जाएंगे, दैट मीन द परचेजर, जिसने प्रॉपर्टी परचेज की होगी उसको पास सारे राइट होंगे। ही कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, चाहे वो किसी को फ्यूचर में दे, एलिनेट करे, उसको जलाए, या कुछ भी करे, एनीथिंग कैन बी डन इट। तो दैट मीन्स बंडल ऑफ राइट्स जाते हैं इन द मैटर ऑफ द सेल, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है। सेल को जो डिफाइन किया गया है दैट इज अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में सेल बताया गया है क्या है, सेल का मोड कैसे होता है, सेल कैसे होगी। एंड देन सेक्शन 655 जो है दैट इज डीलिंग विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या लायबिलिटीज होंगे। सेक्शन 55 में बताया गया है बिफोर सेल क्या होंगे और आफ्टर सेल क्या होंगे, बिफोर एंड आफ्टर सेल। ठीक है, सेल से पहले राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलर, आफ्टर द सेल उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटी होंगे सेलर के, ऐसे ही बायर के भी, बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल, दोनों चीजों में बात की गई है। देन सेक्शन 56 जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग। मार्शलिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो देखा जाए ये मॉर्गेज से ही संबंधित है और मॉर्गेज में भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी मार्शलिंग पढ़ते हैं। मार्शलिंग यू कैन कॉल इट अरेंज करना ऑर्डर, अरेंजिंग एन ऑर्डर। I'll give you an example, तब मैं आपको बताऊंगा मार्शलिंग क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। देन सेक्शन 57, सेक्शन 57 जो है वो डील करता है जब प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। किसी भी तरीके का भार नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी पे, बट अगर कोई बर्डन है, एनकम्ब्रेंसेस होता है प्रॉपर्टी पे बर्डन, बर्डन इन द सेंस अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, उस पे कोई लीन है या कोई चार्ज है, तो मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मैं चाहूंगा मेरे को जो प्रॉपर्टी मिले उस पर किसी भी तरीके का मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, उसको कोई लीन नहीं होना चाहिए, किसी और का राइट नहीं होना, चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मुझे जो टाइटल मिले, मुझे जो प्रॉपर्टी मिले, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। तो इस सिचुएशन में 57 में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है भाई जो भी एनकम्ब्रेंसेस है आप हमारे पास जमा कराइए, डिपॉजिट इन द कोर्ट एंड विल क्लियर इट। अब हम इसको क्लियर करेंगे, यानी प्रॉपर्टी जो जाएगी बायर के पास वो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनकम्ब्रेंसेस जाती है। ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, बट इतना ही काफी है। सेक्शन 57 में हम ये देख लेंगे अथॉरिटीज कौन कौन सी है। हाई कोर्ट है, एंड हाई कोर्ट चाहे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में काम करती हो, चाहे एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में काम करे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस आनी चाहिए, एप्लीकेशन हमें लगानी पड़ेगी। तो कोर्ट क्या करेगी, जिसको भी पे करना है एनकम्ब्रेंसेस और जिसके ड्यूज थे, ठीक है, जैसे सेलर जब प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ऑलरेडी गिरवी रखी है, तो सेलर को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट में, ताकि जब प्रॉपर्टी बायर के पास जाए इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, किसी भी तरीके का भार प्रॉपर्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। दैट इज सेक्शन 57, और इतना ही काफी है। सेक्शन 57 से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर देखेंगे टाइम होगा तो विल जस्ट एक बार हम डायरेक्ट की रीडिंग भी कर लेंगे। लेट्स कम बैक टू सेक्शन 54। 54 क्या कहता है, सेल की बात करता है। व्हाट इज सेल, सेल क्या है, क्या समझते हैं आप सेल से? हाँ जी, व्हाट इज सेल? The sale, the means of transfer by which absolute ownership is transferred. जी, ठीक है, तो सेल हम करते हैं। सेल में क्या कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ऑनरशिप जाती है,
ऑनरशिप जब जाएगी तो बंडल ऑफ राइट्स भी जाएंगे, जो भी अधिकार जो उसको थे वो सारे अधिकार जाएंगे परचेजर के पास। हम एक चीज समझ चुके हैं, सेल जो है वो हम टीपीए में जो पढ़ रहे हैं वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बट इफ इट इज अ केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट, दैट इज will be covered under the sales of goods act। सोगा के अंदर कवर किया गया, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको इसको दोबारा से देखना है तो आप वीडियोस देख लीजिए, 7-8 लेक्चर में पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर्ड है। और इमॉल प्रॉपर्टी को अगर हम बेच रहे हैं, जैसे अगर हम इमॉल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने सेक्शन 3 में किया था, राइट, शुरू के लेक्चर्स में। तो उसको डिटेल में जान लेना, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई लैंड हो सकता है, कोई बेनिफिट अराइजिंग ऑफ द लैंड, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, जमीन से जुड़े हुए जो राइट्स होंगे, अगर हम उसको भी बेच रहे हैं तो वो भी सेल किया जा सकता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जमीन हम देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, दैट इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विच वी कैन नॉट टच, विच इज इन द कॉन्सेप्ट। अब कैसे, जैसे हमारे अधिकार हो गए, राइट्स, राइट टू फिशरीज क्या होगा, राइट टू फिशरीज जो होगा वो हमारा एक इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट है। कैन इट बी सोल्ड, यस, इसको भी बेचा जा सकता है। तो वो जो सोल्ड, अगर हमें राइट टू फिशरीज को मैं किसी को बेच रहा हूँ, मेरा अधिकार है यहाँ पर फिश निकालने का, फॉर कैचिंग द फिश फ्रॉम द लेक, आई कैन सेल इट टू दी एनीबॉडी, उसको मैं बेच सकता हूँ, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये हमारा कवर किया गया है सेल के अंदर ही, राइट। अब और क्या हो सकता है, जैसे फेरी का राइट होता है, राइट टू फेरी के, यहाँ से यहाँ तक मेरी बोट चलेंगी। तो ये सारे जो अधिकार हैं, राइट्स जो है, दैट इज ऑल कैन बी आल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। ओके, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने कवर किया। अब हम इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वैसे बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सेल में क्या जाती है, पहली चीज हमने देखा ऑनरशिप जाती है, राइट, ऑनरशिप जाएगी। और क्या होगा, सेल हमेशा जब भी होगी वो प्राइस के लिए होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा प्राइस के लिए होगी। प्राइस मीन्स मनी, कंसिडरेशन जो होगा मनी होगा। अच्छा एक बात बताओ, ए अपना मकान बी को देता है, ए कहता है भाई मेरा ये मकान है, ये मेरा मकान आप रख लीजिए, आप मुझे अपना प्लॉट दे दीजिए 100 गज का, ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड का, प्लस क्योंकि इस मकान की वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो ये है 2 लाख रुपए का और ये है 1 लाख रुपए का प्लॉट। ए कहता है भाई मैं आपका प्लॉट ले लेता हूँ, आप मेरा ये मकान ले लीजिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख रुपए मैं आपको कैश दे दूंगा। तो इज इट अ सेल और नॉट? सर एक्सचेंज। इट इज नॉट अ सेल बट इट इज अ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज कहलाएगा, तो यहाँ कवर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, प्राइस मनी में होना चाहिए, कोई एक्सचेंज नहीं चलेगा। बट प्राइस जो है, जो मनी है, इट कैन बी ऑलरेडी पेड हो सकता है, इट प्रॉमिस टू बी पेड, प्रॉमिस किया है, या पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। भाई चीजें एक बार बताओ, आप जो है भाई ऐसा भी तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी पेमेंट आप बाद में करेंगे, कुछ अमाउंट दिया है, पार्टली पे किया है अभी, ठीक है। जैसे हम कोई मकान खरीद रहे हैं तो हमने लोन पे लिया है, तो ऐसा होता है कई बार टाइमली हम उस चीज को आधा अमाउंट अभी दिया, बाकी बाद में देंगे। चलो लोन की भी बात नहीं करते, कई बार ऐसा ट्रांजेक्शन होती है आपस में कि अभी थोड़ा पैसा दे दो, पोजीशन ले लो, बाद में दे देना, ऐसा भी होता है। तो पेड, ऑलरेडी पेड, प्रॉमिस टू बी पेड, और या पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, ये सारी बैरेट में बातें हम पढ़ेंगे ही, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हम चलते हैं बैरेट की तरफ, लेट्स सी द एसेंशियल एंड द बैरेट। Now you can see the definition of the sale, section 54. It says sales is the transfer of ownership. Ownership का ट्रांसफर करता है in exchange for the price. Word exchange तो लिखा है, लेकिन किस चीज के लिए, price paid, promise
और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस। तो तीन बातें ध्यान रखना, प्रॉमिस प्राइस पेड दिया जा चुका है, राइट ट्रांसफर हो गए, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, खत्म हो गया, सेल इज कंप्लीट। इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटेड, जो चीज हो गई है। प्रॉमिस अभी होगी, ठीक है, मैं प्रॉमिस, ऐसा हो सकता है कि उसने आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप दे दी, बाकी पैसा बाद में आ जाएगा, तो भी वो सेल ही होगी, ठीक है। बट एक और चीज है, डोंट कंफ्यूज विद द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, एग्रीमेंट टू सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रॉमिस्ड, जहां पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ बाद में पैसा मिल जाएगा, आप एग्जीक्यूट करें डॉक्यूमेंट्स को। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, अभी दे दिया गया है कुछ और कुछ बाद में दिया जाएगा, तो वो हो गया सेल। तो सेल की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देन वी हैव सेल कैसे होगी। सेल को कैसे होगी उससे पहले हम इसके एसेंशियल्स कर लेते हैं, ठीक है, इसके एसेंशियल्स कर लेते हैं। देन विल टॉक अबाउट सेल को कैसे किया जाएगा, हाउ। तो व्हाट कुड बी द एसेंशियल्स, अगर आपने समझ में आया तो क्या क्या एसेंशियल्स होंगे। ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप हाँ जी, फॉर प्राइस पेड। हाँ जी, और बताइए। चलो लिखते हैं एक एक करके क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, अच्छा एक बात बताओ, इसमें हमने बात करी दो पार्टीज हैं, एक तो सेलर है एक बायर है, राइट। क्या दोनों का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। यस, ओनली सेलर। सेलर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पहले हम सेलर की बात कर लेते, फिर बायर की बात करें। ओके, तो पहला पॉइंट होगा सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। जो सेलर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपने आप में। अब कॉम्पिटेंसी कैसे पता लगेगी, सेक्शन 7 देख लो, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ टीपीए, ठीक है, हु कैन ट्रांसफर, वहां पे भी कॉम्पिटेंट लिखा है। क्या क्या लिखा है, अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, राइट, यही तो लिखा है, ठीक है। और इसको समझने के लिए, कॉम्पिटेंसी के लिए हमें कौन सा सेक्शन और देखना पड़ता है, सेक्शन 11 भी देखना पड़ता है। कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या माइनर ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, माइनर कैन नॉट बी द सेलर, माइनर सेलर नहीं हो सकता। तो ये कॉम्पिटेंसी की बात करता है। और दूसरी पार्टी कौन है सेल में, बायर। क्या बायर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बायर भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब उसके लिए कॉम्पिटेंसी की जो बात है वो मैं भी आपको और क्लियर करता हूं। बायर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ठीक है, यानी ट्रांसफर ही वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। However, अब यहाँ कॉम्पिटेंसी वर्ड इसलिए लिखा है, इट्स नॉट इन द रेफरेंस विद द माइनर, माइनर के लिए नहीं लिखा ये बात, ये लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर द फ्यू पर्सन who has been disqualified, who has been disqualified that they cannot be a transferee। कौन कौन नहीं हो सकता ट्रांसफरी, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लेते हैं, कैन अ माइनर बी अ बायर, यानी ट्रांसफरी हो सकता है। आंसर इज बिल्कुल यस, हो सकता है। माइनर के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, बिल्कुल की जा सकती है, राइट। बट मैंने यहाँ लिखा है डिस्क्वालिफाइड। कौन डिस्क्वालिफाइड है, चलो माइनर तो हमने कहा भाई, माइनर दो इज नॉट अ कॉम्पिटेंट बट इज qualified to get the property, but who is not entitled, who is disqualified, कौन कौन हो सकता है। सेक्शन 6 पढ़े हैं आप, एयर, सेक्शन 6 में एच पढ़ा है, डायरेक्ट निकालिए, टीपीए का ही। लास्ट प्रोविजन, नो ट्रांसफर, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। हाँ जी, प्रॉपर्टी उन चीजों के लिए ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी पर्सन की। तो यहाँ अगर आप लास्ट देखेंगे, a person legally disqualified to be transferring, सेक्शन 136 भी पढ़ लेंगे इसके साथ। क्या जज खरीद सकता है प्रॉपर्टी, अगर उसका सब्जेक्ट मैटर चल रहा है तो। क्या एडवोकेट खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। 136 को देखें तो आप, ठीक है, they cannot do that. So few persons are disqualified, they cannot be a transferee.
नाउ थर्ड एसेंशियल इज सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर, व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होगा ट्रांसफरेबल इमोल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ट्रांसफरेबल। अच्छा वर्ड ट्रांसफरेबल क्यों लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफरेबल immovable property, why transferable has been written? To be read with section 6. बिल्कुल सेक्शन 6 के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज जैसे होप ऑफ सक्सेशन, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी आने वाली है, तब भी मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेक्शन 6 मना करता है, तो इसलिए यहाँ ट्रांसफरेबल लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। ठीक है, सेक्शन 6 में जितने भी कितने 10 ग्राउंड्स दे रखे हैं, 10 के 10 को ध्यान में रखते हुए इस चीज की बात करना, व्हाट कैन बी, दो इट इज a movable property but it must be transferable, what may be transferred given under section 6. Then we have fourth point is transfer must be, there must be a transfer of ownership, transfer of ownership ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, राइट। मैंने कहा बंडल ऑफ राइट्स है तो एब्सोल्युटली राइट ट्रांसफर होते हैं, जो भी राइट्स हैं वो सारे एब्सोल्युटली ट्रांसफर होंगे, नॉट इन अ लिमिटेड सेंस, लिमिटेड नहीं होते हैं, राइट। लिमिटेड इन द सेंस जब ऑनरशिप जाते, जैसे अगर हम बात करें लीज है या मॉर्गेज है, इन दोनों में क्या जाता है, लिमिटेड राइट जाता है, जब प्रॉपर्टी का टाइम पीरियड हो जाएगा तो वापिस आ जाएगी। ऐसी मॉर्गेज में अगर वो कोई रिडीम कर सकता है जो मॉर्गेजर है, तो देयर इज अ लिमिटेड राइट, राइट ओनली फॉर द एंजॉयमेंट, या प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखना। तो ट्रांसफर ऑनरशिप जो होती है वो सिर्फ सेल में ही होगी, सेल हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, बट ट्रांसफर होती है प्रॉपर ऑनरशिप। ठीक है, सिंपल सी चीज है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देन द फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसफर, जो इसमें मैटर क्या करता है, किस चीज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, एक्सचेंज ऑफ प्राइस, यानी मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। अब प्राइस क्या है, ऑलरेडी पेड, प्रॉमिस टू बी पेड, एंड थर्ड वन इज पार्टली पेड, कुछ तो पे दी कर दिया जा चुका है, और पार्टली प्रॉमिस्ड। ठीक है, पार्टली प्रॉमिस्ड कुछ भी हो सकता है। चलो एक बात आप मुझे बताइए, सपोज करिए ये मैंने एक अपना घर बेचा, ए अपना घर बेचता है बी को, और इसकी पेमेंट वो करता है चेक के थ्रू, सपोज चेक के थ्रू करता है। अब चेक के थ्रू पेमेंट जब होगी तो सपोज करो चेक बाउंस हो गया, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? हाँ जी, चेक बाउंस हो गया, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? No. हाँ जी, तो सेल वुड नॉट टेक इफेक्ट, सेल नहीं होगी। अगर सेल नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर पैसा नहीं दिया, भाई फ्री में कोई सेल नहीं होती है। आपने चलो ऑनर, आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, जब आप सेल डेट बनाओगे तो सेल डेट में ऐसा लिख दोगे कि भैया मैं इसको कुछ पैसा नहीं पे कर रहा हूँ, अरे इसमें लिखना पड़ता है सेल डेट में कि आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, कितना कंसिडरेशन है, और आपको चेक नंबर तक भी लिखना पड़ेगा। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, व्हाइट मनी दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं, तो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट इज देयर इज कोई अमाउंट मेंशन नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या, या तो वो गिफ्ट होगी, तो फिर गिफ्ट डीड बनवाइए ना, आप सेल डेट क्यों बनवा रहे हैं? ठीक है, तो अगर बाद में बताया गया कि भाई इसमें कोई पेमेंट नहीं थी और सेल डेट बनाई गई है, तब भी कैंसिल हो जाएगी पूरी सेल डेट, क्योंकि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन होना चाहिए सेल के लिए। ठीक है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट? ठीक है, तो ये इसी में मैंने लिख दिया, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस, एंड ऑलरेडी पेड।
अब कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी रजिस्टर्ड। सेल जो है कुछ सिचुएशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी सेल में नहीं, अगर प्रॉपर्टी जो बताता हूँ वो जो अगर मूवेबल है तो उसमें जरूरत नहीं होती है, बट हाँ अगर हम क्योंकि ये मॉल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बट उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द प्रॉपर्टी इज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जिसकी वैल्यू ₹100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, और वैसे तो आज के टाइम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं जिसकी वैल्यू ₹100 से कम हो। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड होगी तो रिटर्न भी होगी, और अगर रिटर्न है तो अटेस्टेड भी होगी, ये बात भी है। अटेस्टेड, तीनों चीज आ जाती है फिर एक ही साथ, राइट। तो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ₹100 एंड मोर, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकेंड, टेंजिबल इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू। मैंने क्या लिखा है? इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू, दैट ऑल्सो मस्ट बी रजिस्टर्ड। थर्ड वन इज रिवर्जन, ये भी हर सिचुएशन में रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। रिवर्जन क्या होता है? राइट होता है, राइट ऑफ रिटेनिंग, के किसी को हम राइट बता देते हैं कि तुम्हारा इतना राइट तो होगा ही प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये तीनों चीजें जो है ये रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। बट अगर हम यूपी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये प्रॉपर्टी चाहे ₹100 से कम की भी हो, चाहे ₹2 की प्रॉपर्टी हो, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, कंपल्सरी रजिस्टर्ड है, होनी चाहिए। तो दिस इज अ सेल जहां पर हमने बात करी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। बट इफ द प्रॉपर्टी इज, अगर प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी लेस देन टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ वैल्यू लेस देन 100, इफ इट इज लेस देन 100, ₹100 से कम है, तो रजिस्टर्ड होगी या नहीं होगी? नॉट रिक्वायर्ड। कैसे होगी फिर? अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज करो जमीन हम बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू ₹100 से कम है, वैसे ऐसा होएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है किसी जमीन की वैल्यू ₹100 से कम हो। लेकिन ये जो एक्ट है हमारा बना था 1882 का, उसी चीज को ध्यान में रख के प्रोविजन बनाया था, तो इसको हटा देना चाहिए, इसकी वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। तो इफ द वैल्यू इज लेस देन ₹100, या तो वो कैसे ट्रांसफर होगी? रजिस्टर्ड। कैसे होगी? ये चॉइस है आपकी, या तो रजिस्टर्ड करा लो, या सेकेंड ऑप्शन क्या है, या इसको डिलीवरी कर दो, पोजीशन डिलीवरी दे दो, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। दो ही तरीके हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. एक बार ये 6 पॉइंट देख लो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना है। टेंजिबल प्रॉपर्टी है, ₹100 से ऊपर की है तो रजिस्टर्ड। इफ इट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। फिशरी राइट्स हो गए, राइट टू कट, राइट टू कट क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वुड, ये भी राइट है ना, या फेरी का राइट हो गया। ये सारे जो आपको अधिकार दिए गए हैं, which is the benefit arising from the land, these all the right must be registered of any value, चाहे उसकी वैल्यू ₹100 से मतलब नहीं है। रिवर्स डन, तो ये तीनों चीजें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ₹100 से कम है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इट्स ऑप्शनल। और बट यू कैन डिलीवर द पोजीशन अगर ₹100 से कम की है। बट यूपी एक ऐसे स्टेट है, और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको ₹100 से कम का भी है तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेल सेक्शन 54। यानी हमने एक कर भी लिया, साथ साथ जो मैंने बताया आपको मोड भी हो गया। अगर हम देखेंगे सेल हाउ मेड, सेल कैसे की जाएगी, सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी,
tangible immovable property of the value of 100 rupees and upward, or in case of reversion or other intangible thing. तो तीन बातें आ गई ये वाले फर्स्ट पैरा में. Can be made only by the registered instrument से ही होगी. In case of the tangible immovable property, the value less than 100 rupees. अगर tangible immovable property की बात की गई है जो 100 रुपए से कम की वैल्यू है, such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of the property. Now, delivery of tangible immovable property take place when the seller pays the buyer. Delivery of, अब ये delivery की बात कर रहा है, delivery of tangible property कब मानी जाएगी? जब seller बायर को पोजीशन दे देता है और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट, या किसी और इंसान को जो सेलर बायर ने कहा होगा कि इसको पोजीशन दे दीजिए, तो ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गई है. आई होप इसमें तो कोई वैसे प्रॉब्लम आना चाहिए. बहुत सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है सेल का. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये क्या होता है? क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल? So contract plus transfer. कॉन्ट्रैक्ट प्लस ट्रांसफर. Yes. तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है? इट कैन बी ट्रीटेड एज अ एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. इट विल बी ट्रीटेड एज अ एग्रीमेंट टू सेल के तरीके से ट्रीट होता है. देखो, a contract for sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. जो parties के बीच में term settle हुई है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में सेल की जाएगी. ठीक है, shall take place on the terms settled between the parties. It does not of itself create any interest in or charge on the property. तो यानी कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, अभी इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं होता है, ना ही कोई चार्ज क्रिएट होता है. तो फिर क्या होता है? व्हाट यू कैन डू इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल? आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो कर लिया है, दैट मींस यू कैन कॉल इट एग्रीमेंट टू सेल. तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? अगर सामने वाला ब्रीच कर देता है तो व्हाट यू कैन डू? देखो, इंग्लैंड में ऐसी कंडीशन अलग है. इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ऑलमोस्ट सेल मानते हैं, बट इंडिया में इट विल बी ट्रीटेड एज अ एग्रीमेंट टू सेल. इन केस इफ अ पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस, देन वी कैन गो फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट के लिए जा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट. अच्छा, एक बात बताओ, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes. जरूरत नहीं है. एग्रीमेंट टू सेल इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इवन दो इट कैन बी एनफोर्स्ड. राइटिंग में काफी है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ जो लिखा है एक बार दोबारा बोल लो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस. मतलब वो सेल हो जाएगी बाद में जब अगर टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज उसको कंप्लाई कर लिया जाएगा. ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और अभी हमने एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी बेची जाएगी. अभी उसने मुझे 2 लाख रुपए ही दिए हैं, 8 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं उसके पास. तो इस तरीके का मतलब 8 लाख रुपए जब वो देगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सेल, और मैं उसको पोजीशन दूंगा. तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रिमेनिंग अमाउंट यू हैव टू पे विद इन 6 मंथ, आपको 6 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम जब दिया जा रहा है, when you will be complying with the term, that means when you are paying the remaining amount, then it would be converted into a sale. I hope it's clear now. हाँ जी, क्लियर है ये? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको. देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको राइट क्या मिलेगा? What right you will be getting in the case of contract for sale? सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी सेल अभी हुई नहीं है, के लिए किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट. तो इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल यू विल गेट राइट टू गेट कन्वीनियंस. बायर को क्या अधिकार मिल रहा है? जो खरीदार है, राइट टू गेट कन्वीनियंस. ये क्या होता है? ये क्या होता है? कहने का मतलब है ए है और एक बी है. ठीक है,
ए है और एक बी है। इन्होंने कहा भैया मैं आपको अपना घर दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। अभी 2 लाख रुपए दिए सपोज। अब ये अगर मना करता है ना तो एक कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जा सकता है बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता है क्योंकि एग्रीमेंट हुआ हुआ है इनके बीच में। अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो ये इन्फोर्स कराएगा इस चीज को। और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या मिल रहा है, राइट टू गेट कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस बोलते हैं डीड को, कि भैया आप मुझसे 8 लाख रुपए लीजिए और ये जो डीड है, डीड कौन सी, सेल डीड बनाई है, सेल डीड को एग्जीक्यूट कराई। ठीक है, तो राइट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या मिल रहा है हमें, राइट टू गेट कन्वेंस। ओके, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तुम जा ही सकते हैं भाई, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कीजिए और ये कन्वीनियंस डेट को एग्जीक्यूट कराइए। थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क होता है, सेल और कॉन्ट्रैक्ट। सेल में और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या डिफरेंस होगा? सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, चलो बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल ठीक है वैसे आपका पॉइंट। यहाँ पे क्या ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। यहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है, अच्छा यहाँ पे तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो रहा है ना, टाइटल ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, पूरा का पूरा टाइटल सेल में। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, इट्स मेयरली एन एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट है ये, टू टेक प्लेस इन फ्यूचर में होगा ये। फ्यूचर में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेल, फ्यूचर में सेल बन सकती है। ठीक है, तो ऑनरशिप किसके पास रहती है यहाँ पर, वेंडर के पास रहेगी। वेंडर समझ रहे हो ना, वेंडर वेंडी होते हैं यहाँ दो पार्टी, वेंडर बेचने वाला, वेंडी जिसके फेवर में जाती है प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। और नीचे आपने देखा भी था बेरेक्ट में क्या लिखा हुआ था, अगर आप देखोगे बेरेक्ट में क्या लिखा है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। बेरेक्ट की अगर लास्ट वाली लाइन देखेंगे, इट डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट एन इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, कोई इंटरेस्ट और चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, वेंडी का कोई इंटरेस्ट, ना ही कोई इंटरेस्ट ना ही कोई चार्ज क्रिएट होगा। और बताइए ऑन सेल में क्या होता है, सेल में जो राइट होता है वो कैसे होता है, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोना। रैम इन रैम। राइट इन रैम, रैम को हम क्यों कहते हैं, अच्छा ये वाला पॉइंट आता क्यों है, राइट इन रैम इन राइट इन पर्सोना, व्हाट इज द लॉजिक? सर इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर वायलेशन होता है इसके राइट का तो ही कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन। बिल्कुल, एक इससे भी बढ़िया लॉजिक बताइए, ये तो आपका बहुत बढ़िया है, तो कॉमन है कि राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड, इन केस ऑफ द वायलेशन ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। कोई भी इंसान अगर उसके राइट्स को वायलेट कर रहा है हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट इन टाइम इसलिए है क्योंकि जब ये सेल होगी तो सेल तो रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, तो सेल रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगी, एसडीएम ऑफिस में जा, सब रजिस्ट्रार के पास होगा ना इसका डॉक्यूमेंट, नोटिस टू ऑल। तो वो नोटिस हो गया सबके लिए। ठीक है, ठीक है, हर कोई जो भी प्रॉपर्टी खरीदे उसे पता है इसका मालिक कौन है। बट क्या एग्रीमेंट को, अगर इसलिए मैंने कहा एग्रीमेंट रजिस्टर कराना जरूरी है क्या, जरूरत नहीं है। तो ये तो सिर्फ उन दो ही पार्टी को पता होगा ना हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हीं दो को तो पता होगा। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड तो कंस्ट्रक्टेड नोटिस भी नहीं जा रहा, इसलिए इसको पर्सोना बोलते हैं। लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओनली द प्रोमिसी कैन कंपेल द प्रोमिसर, यहाँ पे सिर्फ प्रोमिसर कंपेल कर सकता है। प्रोमिसी कैन कंपेल, किसको कर सकता है, प्रोमिसर को, भैया अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करें। इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम इसको रेमेडी मिलेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। चलो सेक्शन 55 से संबंधित एक आध केस देख लेते हैं, 54 से संबंधित।
हमने क्या कहा कि भाई प्राइस कब मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए बाद में मिलना चाहिए? भाई कंसिडरेशन कब मिलना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल या बाद में या पहले? Sir, it depends upon the intention of the parties. तो बाद में मिलेगा, चल जाएगा? If parties are agreed, then yes. बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है? इम्पोर्टेंट है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। प्राइस चाहे बाद में पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा का केस था, उन्होंने कहा टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी में पास टू द परचेजर, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जो है में पास टू परचेजर के पास चली जाती है, परचेजर के पास जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। भाई आप रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखवा सकते हैं ना कि इतना अमाउंट मेरे को पे करना है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? पार्टी एग्री, ठीक है। दो द कंसिडरेशन प्राइस हैज नॉट बीन पेड, चाहे दो तो द कंसिडरेशन और प्राइस हैज नॉट बीन पेड, चाहे प्राइस ना भी दिया गया हो, बट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है फ्री में नहीं मिलेगी कोई प्रॉपर्टी, बट लिख रखा है कि हम प्राइस में आपको 15 तारीख को दे दूंगा, आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए, ऑनरशिप हो गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, प्राइस बाद में मिल जाएगा, और द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। इज दैट क्लियर? सिंपल सा केस है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने ये वाला पॉइंट किया है, थोड़ा सा एक पैसे तो मुझे पता है आपको आता है, एक बार और बता देता हूँ। जब सेलर है, सेलर कौन कौन हो सकता है? हमने ये तो बात कर लिया माइनर नहीं होगा, बट क्या एजेंट हो सकता है? हाँ जी, बेचने वाला एजेंट हो सकता है ऑनर का। अरे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी लाइन में लगेंगे क्या प्रॉपर्टी बेचने के लिए? जाना तो इनको रजिस्ट्रार ऑफिस में ही है, तो एजेंट भी हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पे करिए वो भी हो सकता है, राइट। और माइनर को तो हमने एक्सक्लूड कर ही दिया है, तो ये लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो सेल क्या होती है? सेल होती है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि अगर हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल जो एग्जीक्यूटरी होता है, ठीक है। आई होप वो तो क्लियर हो गई आपको। यहाँ लिखा है ना ये थर्ड पॉइंट, और यहाँ लिख लेते हैं। ये कौन सा है? ये एग्जीक्यूटेड है और ये एग्जीक्यूटरी है। अब हम बात करते हैं इनके सेक्शन 55 की। सेक्शन 55, अब सेक्शन 55 आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आ गया? सेक्शन 55, एक बात बताइए, सेक्शन 55 में कितने क्लॉजेस हैं? सब सेक्शन कितने हैं? सब सेक्शन है 6, 1 to 6, 1 to 6। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया, यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, राइट्स एंड लायबिलिटीज, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, दोनों के देखेंगे। लेकिन इसमें क्या देखना पड़ता है, बिफोर सेल और आफ्टर सेल। अब इसको हम ऐसे अगर पढ़ते हैं तो कई बार प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा याद सीक्वेंस में रहता नहीं। हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बाद में हम इसमें क्या कर लेंगे, सेक्शन को फिट कर देंगे कि बिफोर कौन से है और आफ्टर कौन से है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ, इसको आप चार्ट बना लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्शन 55 का 1 से लेकर 4 तक किससे डील करता है? ये डील करेगा सेलर से। और सेक्शन
55 का 5 और 6 किससे डील करेगा? ये बायर के राइट की बात करेगा। अब एक और चार्ट बना लीजिएगा, वो क्या है जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 55 में। हम पहले सेलर की साइड से अगर हम बात करें, बेचने वाले के क्या क्या लायबिलिटीज होंगी, व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड व्हाट आर द राइट्स, उसे क्या अधिकार होंगे। व्हाट आर द लायबिलिटीज क्या होंगी, वो बिफोर सेल यहां लिख लेते हैं, और ऐसे करके लिख लेंगे इसको आफ्टर सेल। ठीक है, बिफोर सेल, आफ्टर सेल। सेक्शंस लिख लीजिए पहले ताकि इजी हो जाएगा। लायबिलिटीज कहाँ दे रखी है? सेक्शन 55 का 1, उसमें ए से लेके कहां तक है? ई तक दे रखी है। वैसे आप मुझे बताइए क्या क्या उसकी लायबिलिटीज होंगी सेलर की। भाई सेलर की बेसिक लायबिलिटी होगी ना, भाई डिस्क्लोज करे कि प्रॉपर्टी सही है गलत है, कोई एनकम्बरेंसेस तो नहीं है, ये सारी चीजें ये दे रखी है सेक्शन 55 के 1 से लेकर 1 का, सेक्शन 55(1) का ए टू ई एंड जी बिफोर सेल। ओके, और अगर हम आफ्टर सेल की बात करें तो सेक्शन 55 का ही 1, इसका हम करेंगे एफ, और हम और भी प्रोविजन है जो कि है 55 का 2 और 3, सेक्शन 55 का 2 और 3। ठीक है, और अगर हम राइट्स की बात करें, सेलर के क्या अधिकार होंगे सेल से पहले, वो हम कवर करेंगे सेक्शन 55 के सेक्शन 65 के सबसेक्शन 4 में, और ये होगा ए और ये होगा सेक्शन 55 का 4 का बी। ये क्लियर है? लिख लो पहले इसको। हाँ जी, लिखा? यस सर। ऐसे ही हम बायर की बात करेंगे। सेक्शन 55 में ही बायर की बात की गई है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 55 का 6 और 7। अब इसमें भी हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी पहले बायर की कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ इसकी राइट्स होंगे, बायर के अधिकार। अगेन इन द सेम वे बिफोर और आफ्टर सेल बायर के क्या लायबिलिटीज होंगी, यू कैन कॉल इट ड्यूटीज एज वेल। बायर के क्या ड्यूटीज होंगी, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज। सेल से पहले वो दे रखा है आपका सेक्शन 55 का 5, सॉरी ये 5 और 6 है, गलत हो गया, ये 5 और 6 करना है इसको। ओके, 5 और 6 लायबिलिटीज में हम बात करेंगे 5, क्लॉज नंबर 5, उसमें ए एंड बी। ओके, और आफ्टर क्या होगी? 5 का ए एंड बी यहां आ गया, तो 5 का क्या बचा? 55 का 5, 55 के 5 का बचा सी एंड डी। और राइट्स की बात करें तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, बिफोर वाले में बी लिखना पड़ेगा 56 का, 55 का 6 यहाँ बी लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा ए। 55 का सबसेक्शन 6 का ए और 55 का सबसेक्शन का बी, ये लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद ये खत्म हो गया सेक्शन। अब इसको हम डायरेक्ट से रीडिंग करेंगे बस। समझ में आया? कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ये? हाँ जी, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड लगा? बहुत भारी लग गया क्या ये? सर यहाँ तो सारे मिक्स्ड लग रहे हैं, लेकिन प्रोविजंस पढ़ के क्लियर हो जाएंगे। देखो पता है क्या है, उस प्रोविजन को पढ़ोगे उसमें कुछ है नहीं अब, लेकिन हमें सेक्शंस को फिट करना पड़ता है। ये सर में याद नहीं रहेंगे, रट्टा मारोगे तो फिर भूल जाओगे। पेपर में एक ही सीक्वेंस से याद कर लेना, फिर चाहे इन सेक्शन को ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। क्या एग्जामिनर आपको एक्सपेक्ट करता है आपको उसको ABCD सब जगह कुछ लिखोगे? इतना एक्सपेक्ट नहीं करना। आपको क्या पता होना चाहिए, जो मोटे तौर पर आपको सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए बस, ये और ये पता होना चाहिए, काम चल जाए। सिर्फ इतना पता है ना तो काम चल जाए। 55 का 1 का 4 सेलर,
55 का 5 to 6 बायर, उसी में उसके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं सेलर की 1 to 4 में, 5 to 6 में बायर के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, बिफोर सेल आफ्टर सेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको पहले बेरेट पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको इसको एक बार बेरेट में जो लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। बेरेट से ही हो जाएगा, वैसे कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले सेलर की अगर हम ड्यूटीज या लायबिलिटीज की बात करें, कहाँ दे रखी है? 55 का 1 1 2 में 3 ए टू लेकर ई तक दे रखी है ना, लिखा है ना बेरेट में आपने, अभी मैंने लिखवाया आपको Yes, sir. ए टू ई और जी, ये खत्म हो गया। देखो सेलर इज बाउंड, ये क्या होती है? बाउंड का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज होती है, लायबिलिटीज होती है, नहीं होती है। ए से लेकर कहां तक? ई तक, एफ को छोड़ दो और जी, ठीक है, ई तक हो गया और जी, ये क्या हो गई? ये हमारी कवर हो गई सेलर की लायबिलिटीज में। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक एक इसमें आप इसको आप इनके कीवर्ड्स निकालने हैं बस आपको। अब पढ़ते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बायर एंड सेलर। क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे बायर और सेलर की? इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कुछ और लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज द बायर एंड द सेलर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी respectively are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next following or such of them as are applicable to the property sold। जो बेची गई है वो क्या क्या उनके liabilities and rights होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर इज बाउंड। सेलर इज बाउंड मतलब सेलर के क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज हैं? ड्यूटी टुवर्ड्स बायर, लायबिलिटी टुवर्ड्स बायर, ठीक है। सेलर के क्या होंगे भाई? पहले क्या होता है? सबसे पहले सेलर ये बताया ना, डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट, अंडरलाइन कर लेना मटेरियल डिफेक्ट, डिस्क्लोज को करो, मटेरियल डिफेक्ट को करो इन द प्रॉपर्टी। अगर मेरी प्रॉपर्टी में नुक्स है, टाइटल खराब है, ये प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, तब भी मैं बेच रहा हूँ, बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। पहली बात तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप बताओगे वो खरीदेगा ही नहीं, बट इफ देयर इज एन डिफेक्टिव टाइटल या प्रॉपर टाइटल नहीं है तो भी आपको बताना पड़ेगा। Disclose to the buyer any material defect in the property or in the seller's title thereof, which the seller is and the buyer is not aware। सेलर को तो पता है मेरी प्रॉपर्टी में कुछ खामियां कमी है, बट बायर को नहीं पता। तो it becomes a duty of the seller to make aware the buyer, even though the buyer wanted to purchase the property, then the buyer is bound। नोटिस वाली बात आ गई ना, अगर बायर को पता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल सही नहीं है तब भी खरीद रहा है, पता चला ऑलरेडी एनकम्बरेंसेस है, ये तो मॉर्गेज रखी हुई है, पता होते हुए भी खरीद रहा है, या पता चला प्रॉपर्टी ऑफ ये जो प्रॉपर्टी सेलर बेच रहा है ये ऑलरेडी सूट पेंडिंग है कोर्ट में, तो बायर बाउंड होगा डिसीजन बाय द कोर्ट, and which the buyer could not with the ordinary diligence, ordinary care could not able to discover it। तो तब भी बताना पड़ेगा जब बायर अपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यानी ऑर्डिनरी केयर करने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि टाइटल में कुछ खराबी है, तो इट्स बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू मेक अवेयर बायर, बायर को बताए, ठीक है। चलो जल्दी से ये बता दीजिए ये किस सेक्शन में लिखा है? अगर बायर प्रॉपर्टी खरीद लेता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, द बायर इज बाउंड। विच सेक्शन? 52 कौन सा कॉन्सेप्ट है? lis pendens। lis pendens सेक्शन 52। ओके लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स बी। सेलर की और क्या ड्यूटी होगी? टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हिच आर इन द सेलर पोजीशन। अरे कोई भी इंसान प्रॉपर्टी जब खरीदेगा, खरीदने से पहले क्या दिखाएगा सेलर? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, इंस्पेक्शन करने का अधिकार देगा, जांच पड़ताल कर लो, ओके। सी क्या होता है? टू आंसर ऑल द बेस्ट, टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन ऑल रिलेवेंट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूछेगा प्रोस्पेक्टिव बायर उसको सारे आंसर देने पड़ेंगे सेलर को, ठीक है। टू पुट टू हिम बाय द बायर इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी और टाइटल। कुछ भी पूछ सकता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कब खरीदी थी, ये सारी बातें पूछ सकता है, बताने पड़ेंगे। इससे पहले ऑनर कौन था, आप कितने बहन भाई हैं, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है ना वो, आप लोग कितने बहन भाई हैं। पता चला उस प्रॉपर्टी को तो अभी वो जो बेच रहा है उस पर ऑलरेडी विल बनी हो, कुछ बना हुआ हो,
ठीक है, आज को आप लोगों को पता ही है प्रॉपर्टी में अगर वो उसके सेल्फ फंड नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो जो उसकी जो बेचने वाले की जो सिस्टर्स हैं, अगर वो मैरिड है अनमैरिड है, उनका भी आप कम से कम रिलिंक्विश डीड देख लें कि इन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी है। बाद में पता चला आपने खरीद ली, सिस्टर आ जाती है तो हमारी भी प्रॉपर्टी थी, हमारा भी इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे। On payment or tender of amount due in respect of the price to execute a proper convenience, अब जैसे ही पेमेंट होगी, यानी बाहर जब भी पेमेंट करेगा या टेंडर करेगा, अमाउंट ड्यू जो भी बचा होगा, टू एग्जीक्यूट अ पेपर प्रॉपर कन्वेंस, ठीक है। तो जैसे ही उसको अब बायर को पता लग गया कि प्रॉपर्टी ठीक है, वो पेमेंट करता है, तो कन्वीनियंस हियर मींस प्रॉपर्टी के पेपर बनाए, डीड करे, सेल डीड बनाए। व्हेन द बायर टेंडर टू इट टू हिम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, तो बायर बताएगा किस टाइम और किस प्लेस में किस कोर्ट में आना है डॉक्यूमेंट्स बनाने, ठीक है। सेलर की और क्या ड्यूटी होगी, बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस दिन डेट बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस दिन सेल की गई है, कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, सेल हुई नहीं है, एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया लेकिन प्रॉपर्टी तो भी बाद में जाएगी, ठीक है। टू टेक एज मच केयर, उसकी केयर करेगा प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है तो जाने वाली प्रॉपर्टी है, अब क्या इसकी केयर करना। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट टाइटल रिलेटिंग देयर टू, उन डॉक्यूमेंट्स को भी, टाइटल को भी बिल्कुल सिक्योर करके रखेगा। टू विच आर इन दिस पोजीशन एज अ ऑनर ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक केयर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट का रखरखाव रखेगा। अच्छा एक बात बताइए, केस लिखिए आप, एक केस में आप ऐसे लॉजिक बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो कर लिया है, और इस दौरान प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी तो हर दिन बढ़ती है, पहली बार बताया, हर दिन प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ बढ़ रहा होता है। तो प्रॉपर्टी का अब जब प्रॉपर्टी में पेमेंट देने की बारी आए बायर को, तो वो आएगी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने, एज पर दी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। उस दौरान प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा हो गया, कैन अ सेलर डिमांड फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट, कैन अ सेलर आस्क फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट? हाँ जी, Yes. So if any So he damage can from ask, but if buyer is not agreeing upon it, then you can't compel him. He can sell to any other person. कर सकता है। Yes, sir. तो फिर तो वो जो उसका राइट डिफीट हो जाएगा जिसके साथ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। so वो सर उसको एक कंपनसेशन के चांस लिए तो बोल दिया रहे था, थे, लेकिन हाँ जी, वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है ना। मानो ए और बी ने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, ठीक है, और ये ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी की बात थी कि भाई मैं आपको 50,000 रुपए का दूंगा ये मकान, ठीक है, 50,000 रुपीज का मकान दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बी से, एग्रीमेंट टू सेल। इस दौरान इस प्रॉपर्टी और इसकी जो पेमेंट थी, अभी इसने पेमेंट 50,000 में से बी ने सिर्फ 25,000 दिए हैं, और अभी 25,000 बाकी है। ये एट ए टाइम ऑफ कन्वीनियंस होगा, जब डीड बनेगी तब देगा ये 25,000 रुपए। इस दौरान यहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, ऐसे घर के पास से मेट्रो का प्रोजेक्ट जा रहा है। अब ये ने क्या करा, यार ये तो 50,000 की प्रॉपर्टी थी, कुछ चंद दिनों में ही प्रोजेक्ट आ गया, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मानो 50,000 से सीधा 5 लाख हो गई। ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को सीधा सेल कर देता, सीधा सेल ही कर देता है, किसको, सी को, बेच देता है, सीधा 5 लाख रुपए बेच देता है। अब आप बताइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। वैसे तो कह चुके हैं हम, ये बता दीजिए मुझे, आप पूरा लॉ पढ़ चुके हैं, सेक्शन 53 तक ही आंसर है इसका, शुरू में ही आंसर है, सेल तक तो पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले ही आंसर है इसका। बताओ क्या होगा, प्रॉपर्टी बी के पास जाएगी या सी के पास जाएगी? तो सी के पास ही जाएगी प्रॉपर्टी। और सी के पास जाएगी तो कारण क्या क्या होने चाहिए वो बताइए पहले। अगर सी के पास जाएगी तो क्या क्या रीजन होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर्टी सी के पास जानी चाहिए। अगर आप जज है तो कुछ तो लिखेंगे, क्यों sir, जाएगी if सी के he पास। is the bona he was fide a bona purchaser fide and हाँ जी, एक एक करके purchase the लिखते हैं। property for एक तो consideration. बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए, ठीक है, एक उसने कंसिडरेशन में लिया है। कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कंसिडरेशन उसने पे किया। और बताइए और कुछ। Without notice.
हाँ जी, इसको नोटिस नहीं होना चाहिए, विदाउट नोटिस। नोटिस ऑफ व्हाट? about the agreement between Agreement. A हाँ and जी, B. एग्रीमेंट हो चुका है और बी के बारे में, तो इसका राइट बनता है। बट ये बेचारा बी कहाँ जाएगा? बी So का he can बी का ask कब for राइट होगा? he can ask for a compensation if he For lost breach of contract. देखो, breach of अगर बी contract. ये प्रूव कर देता है कि सी इज नॉट अ बोनाफाइड परचेजर, सी इज नॉट बोनाफाइड परचेजर, ये बोनाफाइड परचेजर नहीं है, सी इज नॉट बोनाफाइड परचेजर, और सी वाज हैविंग अ नोटिस, तो बी कैन गो फॉर व्हाट? Cancellation. अरे of कैंसिलेशन तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ specific कॉन्ट्रैक्ट में performance. जाएगा, ये परफॉर्मेंस में जाएगा। ठीक है, कि भाई साहब पहले मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है, इसको एग्जीक्यूट, इसको परफॉर्म करवाइए, राइट? तो पहला तो ये करेगा, वो एग्रीमेंट को परफॉर्म कराएगा, और एग्रीमेंट को जब परफॉर्म कराएगा तो सी के साथ जो ऑलरेडी सेल डीड बन गई होगी उसका क्या होगा? Annulment. Cancellation. इसको कैंसलेशन ऑफ व्हाट? Deed. Agreement. कैंसलेशन ऑफ व्हाट? Deed. अरे डीड को क्या बोलते हैं? Instrument. इंस्ट्रूमेंट। कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? SRA. SRA का. ये खत्म हो रहा है आपका deed. एसआरए में, यही तो पढ़ना है हमने। सेक्शन 31 है, कौन सा है ये? 33 होगा। 33. Yes sir. 31. 31 है, 33 है? 33 होगा. 31 तो शायद डिक्लेरेशन है ना. अरे वो 31 and 34 है, 34 है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, दैट इज 34। 34. तो कैंसलेशन ऑफ होगा, बट ये सेक्शन थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन आ गया, अदर है दोनों में से एक ही, या तो 31 है 33 होगा, लास्ट सेक्शन है ना। 34 से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें। तो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा ऐसा, ये जो जब कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा तो हमारे जो सब रजिस्ट्रार बैठे हैं उनको क्या होगा? उनको भेजा जाएगा नोटिस कि भाई साहब इसको कैंसिल करिए, आपने जो अपने वॉल्यूम में चढ़ा लिया है ना, फरात जिलत वगैरह में जहां जहां चढ़ गई किताबों में, उसमें कैंसिल करिए, ये प्रॉपर्टी तो बी को मिलेगी, राइट? एसआरए भी खत्म हो रहा है यहीं पे, यही तो पढ़ना है एसआरए में। ओके, तो लेकिन अभी हम सिंपल से केस की बात करें, देखो कहाँ चले गए हम। ए ने जब बी को दिया और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि ए ने ऑलरेडी अगर इसको कुछ एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है तो ऑफ कोर्स इसको बेचना ही पड़ेगा, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है बी के पास जाएगा। तो केस था रानी कनीज वर्सेस मोर्तजा इन द ईयर ऑफ 1937। क्या कहा गया इस केस में, लिख लेते हैं शॉर्ट में। If the value of the property increases in between the time when the ownership in the property has passed, अगर ऑनरशिप जा चुकी है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, अगर ऑनरशिप जा चुकी है, पास कर दी गई है, ठीक है, अगर ऑनरशिप चली गई है और प्राइस को भी बाद में आना है, प्राइस को भी बाद में भी आ सकता है ना, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, बट द प्राइस हैज नॉट बीन पेड बाय द बायर, अगर बायर ने भी पैसा नहीं दिया है, द सेलर कैन नॉट डिमांड द हायर प्राइस, सेलर जो होगा वो डिमांड नहीं कर सकता, कैन नॉट डिमांड द हायर प्राइस, हायर प्राइस, ठीक है, that to the one which was agreed, जो ऑलरेडी एग्रीड था वही देगा फिर बायर, ठीक है। अरे बढ़ गया तो उसका लक है ना। क्लियर है? रानी कानिस वर्सेस मोर्तजा 1937। हाँ जी, सिंपल सा केस है। So what if अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है? तो बिल्कुल वो तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, फिर वही वाली सिचुएशन आ जाती है, ये वाली। So फिर वो जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर फिर करेक्ट था कि ही कैन सेल इट टू सम अदर पर्सन, मतलब उससे डिमांड करेगा पहले बायर से हाई प्राइस की, अगर वो नहीं देता है तो उसका एक राइट नहीं है वैसे, इट्स कैन, यू कैन नॉट से कि राइट, हाँ ऐसे कैजुअल मैनर में पूछ ले, भाई पैसे बढ़ गए अब तो मेरे को दो,
अधिकार तो वो चीज होती है जहां पर आप कहीं ना कहीं दूसरे को लायबिलिटी बना रहे हो, क्योंकि आपने चीज देखी ना, राइट से तो लायबिलिटी है। आप उसको ये नहीं कह सकते भाई अब मेरा अधिकार बन गया, ये तो पैसा बढ़ गया। आप तो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट टू सेल जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बाउंड तो है ही, कन्वीनियंस कराने के लिए। वो अधिकार नहीं वैसे एक कि हायर प्राइस, बट ही कैन डिमांड फॉर इट। अगर वो देता है तो ठीक है, वैसे कोई देगा नहीं क्योंकि वो कोर्ट में चला जाएगा ना, कहेगा भाई मैंने तो एग्रीमेंट कर रखा था, उस दिन का प्राइस है उस हिसाब से दूंगा मैं तो, व्हाई वुड आई पे हायर प्राइस टू यू। दैट इज माय लक आफ्टर द परचेजिंग द प्रॉपर्टी, सडनली प्रॉपर्टी की राइज हो गई। ठीक है, हाँ जी आमनी, उसको हम अधिकार नहीं बोल सकते। राइट तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ जी आगे चले। यस सर। Right means you can claim, but you cannot claim. It is a sudden rise in the price. It is his luck. ठीक है, हमने ई तक पढ़ लिया था, पढ़ते हैं जी। टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस, सेलर क्या करेगा, सारे पब्लिक चार्जेस पे करेगा, एंड रेंट accrued due to in respect to the property up to the date of the sale। सेल से पहले जितने भी पब्लिक चार्जेस हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस, जो भी रेंट वेंट आना था देना था, सब चीज पे करके वो ही सेल करेगा। The interest on all encumbrances on such property due on such date, जो भी encumbrances थे वो भी पे करेगा, except where the property sold subject to the encumbrances। अगर प्रॉपर्टी encumbrances के साथ ही बेची गई है तो बात अलग है, तो बात अलग है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है उसको भी बेचने का अधिकार होता है, ही कैन सेल इट, वो तो ठीक है, क्योंकि बायर जो खरीद रहा है उसे पता है मॉर्गेज है तो प्रायर इंटरेस्ट तो मॉर्गेज ही का होगा, तो वो तो ठीक है, अदरवाइज उसको फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आफ्टर सेल क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया बिफोर, 1 से लेकर 55 के 1 के ए टू ई तक हमने पढ़ लिया। देन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद जी, तो ये हमने पढ़ लिया बिफोर सेल। आफ्टर सेल में कौन से हैं, एफ है। अब एफ देख लेते हैं। सेल हो गई, ठीक है, सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा, टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द बायर और सच पर्सन एज इट डायरेक्ट सच पोजेशन, तो उसको क्या देना है, बस अब कब्जा ही तो देना है। अच्छा, कब्जे के साथ साथ क्या क्या दिए जाते हैं, अरे प्रॉपर्टी का कब्जा दे देंगे काम चल जाएगा क्या। हाँ जी यामिनी, और क्या देना पड़ेगा कब्जे के साथ, सेक्शन 8, सॉरी सेक्शन 8 सेक्शन 8 इंसिडेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट्स तो जाएंगे ही, पोजेशन के साथ ऑनरशिप भी जारी है वो तो अब, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में तो देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें लिखी नहीं होती है लेकिन हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो पोजेशन तो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और सेक्शन 8 तो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, लीगल इंसिडेंट्स आएंगे, उसके बाद जो भी उसको प्रॉफिट होगा बायर को, वो बायर के हक की बात है फिर। ओके, 55 का 2 and 3 भी देख लेते हैं क्या कहता है। The seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller possesses to transfer to the buyer subsist and he has power to transfer the same। अब ये डीम्ड वाली बातें हैं कि जब सेलर कुछ चीज को बेचता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मान के चलते हैं कि भाई हाँ इसके पास ये राइट रहा होगा या इसके पास टाइटल होगा प्रॉपर्टी का। The seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest with the seller professes to transfer, जिसको वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है या करता है, to the buyer subsist, यानी उसके पास होगा वो अधिकार, that he has the power to transfer the same, provided that the where the sale is made by the person in a fiduciary character, he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it। That is also saying कि whenever the property is transferred, it must be free from any kind of encumbrances, से free होनी चाहिए, कुछ छुपाए ना वो बात। ठीक है, कोई हिंड्रेंस ना डाले, क्योंकि जब हमने बात करी ना, जब ऑनरशिप जाती है ऑनरशिप के साथ सारे बंडल ऑफ राइट्स भी जाएंगे, तो कुछ भी ऐसे हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए while transferring the property to the buyer, transferring। आगे पढ़ते हैं, the benefit of the contract, the benefit of the contract mentioned in this rule shall be annexed to
and shall go with the interest of the transferee as such and may be enforced by the every person in whom the interest is so for the whole or any part thereof from time to time vested. तो जो भी इंटरेस्ट जुड़े होंगे वो सारे उसके साथ बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसके साथ ही चले जाएंगे जो भी जुड़े हैं उसके साथ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के सारे राइट्स जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज where the whole of the purchase money has been paid to the seller, जहां पे सारा पैसा परचेज दे दिया गया होगा, has been paid to the seller, he is also bound to deliver to the buyer all the documents, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्स वाली बात, सारे डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे टाइटल के रिलेटिंग टू द बायर व्हिच आर इन द सेलर पोजीशन और द पावर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली कि डॉक्यूमेंट्स की बात करता है सबसेक्शन 3, provided that where the seller retain any part of the property compromise in the documents। अब इसमें देखो एक प्रोवाइजो में क्या लिखा है, कई बार ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है और उसमें काफी सारों की हिस्सेदारी है, बड़े पोर्शन में काफी सारे दारों को हिस्सेदारी है। जैसे अगर मैंने एक प्लॉट बेचा 1000 गज का बेचा, जो परचेजर थे जो बायर थे वो 10 लोग थे, 10 लोगों ने मिलकर 1000 गज का प्लॉट खरीदा, जिसमें से कि ऐसा हो सकता है कि 500 गज का प्लॉट एक ही आदमी के नाम पर हो, या वो प्लॉट इस तरीके से बटा हुआ है कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड सेपरेटली, और 500 गज का जो हिस्सा है वो एक के नाम पर है, बाकियों के नाम पे जो भी रिमेनिंग है 50-50 स्क्वायर यार्ड्स आ रहा है। तो अब पेपर का रखने का अधिकार किसको होगा, किसके पास रखे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, जिसके पास ज्यादा हिस्सा होगा, जिसके पास ज्यादा हिस्सा होगा, और वो ज्यादा हिस्सा जिसके पास होगा वो और लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा, जब भी उनको देखना है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट को जलना फिलना है सब डिफेस नहीं करेगा, गलना जाए सड़ना जाए, ये सारी चीजें प्रोवाइजो में लिखी है, ठीक है। सो आप पढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड वे द सेलर, देखो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना 3 नंबर, तो उसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। वे द सेलर रिटेन एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज द सच डॉक्यूमेंट he is entitled to retain them all, and where the whole of the such property is sold to the different buyers, the buyer of the lot of the greatest value, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, is entitled to such documents, but in case a seller or in case the buyer of the lot of greatest value is bound upon every reasonable request, जब कोई भी buyer अगर request करेगा, या कई बार ऐसा हो सकता है सेलर ने से छोटा सा पार्ट बेचा है तो डॉक्यूमेंट वो रिटेन कर सकता है। सेलर ने अपने एक इतना बड़ा फार्म भेजा तो जरूरी नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दे, कुछ उसके अपने पास भी होंगे, तो पुरानी चीज को देखने के लिए सेलर को भी उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बायर को, और बाय एनी ऑफ द अदर बायर एज द केस में बी, एंड एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट, कुछ खर्चा भी देना पड़ सकता है। टू प्रोड्यूस द सेट डॉक्यूमेंट एंड फर्निश सच ट्रू कॉपीज देयरऑफ, अगर उसने कॉपीज मांगी है ट्रू कॉपीज, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द सेलर और द बायर or extract therefrom as he may be required, and in the meantime the seller or the buyer of the lot of greatest value as the case may be shall keep the said document, उनको सेफ रखेगा, अनकैंसल रखेगा, अनडिफेस्ड रखेगा, उसका रूप बिगड़ने नहीं देगा, unless prevented from so doing by the fire or inevitable act। वो बात अलग है, आग ही लग गई वो तो बिल्कुल अलग बात है, या बिल्डिंग टूट गई उसमें वो पता नहीं चल रहा कहाँ डॉक्यूमेंट खो गए, अदरवाइज एक इन चीजों से फिर भी बचाएगा वो, ठीक है। नाउ वेल फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ सबसेक्शन डील करता है सेलर इज एंटाइटल्ड, सेलर के क्या क्या अधिकार होंगे। अब इसमें 2 ही है, ए और बी हैं। ए जो बात करता है वो आफ्टर सेल की बात करता है, बी जो बात करता है बिफोर सेल। सेलर का क्या अधिकार होगा, पहले हम बात करते हैं सेल हो गई उसके बाद क्या होगा, ए पढ़ लेते हैं। द रेंट एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप of whereof passes to the buyer। हम ऑलरेडी पढ़ चुके एक सेक्शन जो था जिसमें हमने देखा था अपॉर्शनमेंट, जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो ऑनरशिप का रेंट और प्रॉफिट जो होगा बायर के पास जाएगा। ऑनरशिप से पहले जितना भी रेंट होगा चाहे वो महीने के बीच में हो, महीने के बीच से जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं उससे पहले का रेंट जाएगा सेलर के पास, ये उसका अधिकार होगा। सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होगा। बी क्या कहता है, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू व्हाट बिफोर सेल, सेल से पहले किस चीज का एंटाइटल है, where the ownership of the property passes to the buyer before payment, where the ownership of the property has passed to the buyer before payment of the whole of the purchase money, यानी अभी ownership तो गई लेकिन पूरा पैसा नहीं गया है, पूरा पैसा नहीं मिला है, before the payment of the whole of the purchase money,
ऑन जो अब एक बात बताओ, जिसको पेमेंट नहीं मिली है, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, आपको ऑनरशिप तो दे दी है, लेकिन आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो क्या मेरा अभी अधिकार बरकरार होगा नहीं होगा उस प्रॉपर्टी में? बिल्कुल होगा, चार्ज होगा। तो ऑनरशिप अगर पास हो गई है प्रॉपर्टी की टू द बायर, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई है, टू अ चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर, any transfer without consideration or any transfer with notice of the non-payment for the amount of the purchase money or any part therefore remaining unpaid and for the interest of such amount of the part from the date on which the possession has been delivered। ठीक है, तो उस पर मेरा चार्ज क्रिएट रहेगा जब तक मुझे पैसा ना मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सा, सिंपल सा ये भी। और 5 से लेकर हम बात करेंगे यहाँ पे बायर्स के क्या राइट्स होंगे और बायर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, यानी लायबिलिटीज क्या होंगी। बायर की क्या लायबिलिटीज है पहले ये देख लेते हैं। अगर आप, जो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया उसमें अगर आप देखेंगे तो बायर की जो लायबिलिटीज हैं वो सेक्शन नंबर 55 का 5, उसमें A to B जो है वो बिफोर सेल है, A and B बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल C and D, तो एक सीक्वेंस में ही है। बायर बाउंड है टू डिस्क्लोज। अब देखो ये वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी बायर बाउंड है, क्या बताएगा, टू सेलर को बताएगा एनी फैक्ट एज टू द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेलर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच द बायर इज अवेयर। बायर को तो पता है कि यहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट आने वाला है, पैसे बढ़ने हैं, बट ये बात उसको नहीं पता, सेलर को नहीं पता। तो ये बात बताने के वैसे दायित्व है, लेकिन कौन बताएगा? इंसान प्रॉपर्टी तो खरीदता इसलिए है, प्रॉपर्टी तो इसलिए ही खरीदता है कि हाँ मुझे एप्रिसिएशन मिल जाए, राइट। लेकिन ये ड्यूटी है उसकी बताने की, नहीं बताएगा तो क्या होगा, कैसे ट्रीट होगी? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो बायर को प्रॉपर्टी बेच दी गई, बायर को सेलर ने प्रॉपर्टी बेच दी, 2-4 दिन बाद वहां पे मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 थी, अगले दिन वो 5 लाख रुपए हो गई, तो सेलर क्या कर सकता है? fraudulent transfer, it can be deemed as fraudulent हाँ transfer। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सोचते नहीं है इतना आगे तक का। ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर माना जाएगा। बायर को, सेलर को प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे बिल्कुल नहीं अवेयरनेस थी, बताया नहीं गया, मुझे धोखे में रखा गया, इन्फ्लुएंस किया गया, राइट। तो इट वुड बी कंसीडर एज अ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों साइड से फ्रॉडलेंट ट्रांसफर हो सकती है। 55 का 1 का ए सेलर की साइड से, 55 का 1 का ए सेलर की साइड से, जब सेलर नहीं बता रहा है कि मेरे प्रॉपर्टी में डिफेक्टिव टाइटल है, ऐसे ही बायर भी नहीं बता रहा है कि भाई प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आने वाला है कुछ दिन में, छुपा रहा है कुछ चीज है, राइट। तो दोनों साइड से फ्रॉडलेंट ट्रांसफर माना जाता है। But which of he has reason to believe that seller is not aware and which materially increase the value of the such interest। लेकिन फिर भी एक बात बताऊं, ये डिफिकल्ट होगा सेलर की साइड से फ्रॉडलेंट प्रूव करना, हाँ, लेकिन बायर की साइड से तो फ्रॉडलेंट इजीली अप्रूव करना। प्रैक्टिकली सोचो, बी क्या कहता है, सेलर का, अब ये बायर का क्या राइट होगा, बायर की क्या ड्यूटी होगी, सॉरी, बायर की क्या ड्यूटी होगी वो भी हम पढ़ लेते हैं। टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द कंप्लीटिंग द सेल परचेज मनी। पैसा दे दीजिए भैया सारा, ये भी तो ड्यूटी है। पहले अगर पैसा पहले ही तय था कि पहला पैसा आएगा तो पैसा पे कीजिए, और अगर वो पार्टली है तो पार्टली भी पे कर दीजिए। और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स प्रोवाइड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस द बायर में रिटेन out of the purchase money the amount of any encumbrances on the property। अगर कई बार प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है encumbrances जुड़े हैं, तो बायर उस चीज को रोक के रख सकता है अमाउंट। जैसे सपोज करो सेलर ने जब प्रॉपर्टी बेची तो उसमें अभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के को ड्यूज थे, टैक्सेस, तो टैक्सेस जो है बायर कह सकता है भाई टैक्स तुमने पे नहीं करे, मैं पे कर दूंगा, इसलिए मैं आपको 10 लाख रुपए देने थे, मैं आपको कुछ पैसा काट के दूंगा, ठीक है। तो बायर में रिटेन आउट ऑफ द परचेस मनी द अमाउंट ऑफ द इनकम्बरेंसेस ऑन द प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द सेल एंड सच पे द अमाउंट टू रिटेन टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयरटू। तो बायर को किसको पे करना पड़ेगा? एमसीडी को पे, कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ेगा, जो भी उसने पैसा काट लिया होगा। सी क्या कहता है, अब यहां से आता है बायर की लायबिलिटीज आफ्टर सेल, सेल के बाद, where the ownership of the property has passed to the buyer,
टू बियर एनी लॉस। अब कोई भी लॉस अगर होगा, भाई प्रॉपर्टी तो बिक गई, अब कल को वहां मेट्रो प्रोजेक्ट आना था, इस अंदाजे से मैंने ली थी, पता चला वहां पे तो बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो जो भी लॉस होगा वो मैं बेयर करूंगा। ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, कोई डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, नॉट कॉज बाय द सेलर, प्रोवाइडेड नॉट कॉज बाय द सेलर। अच्छा एक बात बताइए, अगर सेलर को ये पता था कि यहाँ बुलडोजर चलने वाला है कल को और तब भी बेच रहा है, तो क्या बायर अपना पैसा वापस मांग सकता है? यस सर। वो भी तो फिर हाँ जी, वो भी तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में फ्रॉडुलेंट कवर हो गया, बिल्कुल फ्रॉडुलेंट हो गया, धोखा दिया, इसको पता था, ही वाज अवेयर अबाउट दी के तो यहाँ पे कल को कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तब भी बेच रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वहां पे फिर बायर अपना पैसा मांग लेगा वापस, फ्रॉडुलेंट ट्रेड हो जाएगा। नाउ डी क्या कहता है, वे द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर, अगर बायर के पास प्रॉपर्टी जा चुकी है, एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस। अब ऑफ कोर्स ये बात है, सेल से पहले लायबिलिटी या ड्यूटी जो थी वो सेलर की थी, जितने पब्लिक चार्जेस पे करे, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस। आफ्टर सेल इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर, भाई पे करो अगर आपको प्रॉपर्टी सही रखनी है तो। ठीक है, जो भी पेबल चीजें हैं वो पे करेगा। इन रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, the principal money due on any encumbrance subject to with the property sold and interest thereon afterward accruing due। उसके बाद जो भी liability है वो बायर की होगी। बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। नाउ द लास्ट वन इज द बायर के पास क्या अधिकार होगा। बायर के पास क्या अधिकार होगा बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल। सेल से पहले क्या अधिकार होगा, चलो आफ्टर सेल बताता हूँ, पहले पहले ए पढ़ लेते हैं। आफ्टर सेल है ए, वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू हिम, जब उसको दे दी गई है, to the benefit of any improvement or increase in the value। अब प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आ गया, इंप्रूवमेंट हो गई, तो वो जो उतना भी प्रॉफिट होगा सारा किसका होगा, बायर का होगा। सिंपल सी चीज है। लेकिन बायर का ये भी अधिकार है, सेल से पहले क्या अधिकार होगा, unless he has improperly declined to accept delivery of the property। जब तक he has improperly declined, यानी अगर वो प्रॉपरली डिक्लाइन कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपरली यानी उसका अधिकार है कि इनके he can decline to accept the delivery। जब मना कर देता है बायर प्रॉपर्टी लेने से, ऐसा कब होगा, अगर मैं अनलेस को हटा दूं इन से, तो प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट बन जाता है ना। To a charge on the property as the seller and all the person claiming under him to the extent of the seller interest of property for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and for the interest on the amount। देखो अब अगर प्रॉपरली डिक्लाइन कर रहा है बायर, अभी उसके पास टाइटल नहीं आया है, लेकिन वो सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद वो मना कर देता है डिलीवरी करने से, और यानी बिकॉज अल्टीमेटली सेलर मना कर रहा है और उसके बाद वो डिक्लाइन मना कर रहा है बायर भी खरीदने से कि मैं अब नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उसका राइट हो गया है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उसको क्या क्या चीज मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा जो उसने अर्नेस्ट मनी दी होगी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी दिया होगा ना, कुछ पैसा दिया होगा बायर ने, और ही विल बी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड आल्सो फॉर द अर्नेस्ट मनी। देखो अर्नेस्ट मनी हो गया, उस पे इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, सारा वो रिकवर करेगा, अवॉर्डेड टू हिम। और क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टू ऑब्टेन डिक्री फॉर इट रेसिशन। अब ये इसकी चॉइस है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंपेल करे कोर्ट में जाके भाई परफॉर्म करवा ले, या कॉन्ट्रैक्ट को खारिज भी कर सकता है, अब मैं इससे प्रॉपर्टी नहीं लूंगा जहां ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। व्हाई, बिकॉज क्योंकि क्या पता डिफेक्टिव टाइटल हो और उसने अर्नेस्ट बायर ने कुछ अर्नेस्ट मनी दे दी थी, तो अर्नेस्ट मनी तो वो लेगा ही लेगा, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट बनता है वो भी लेगा, और जो उसके खर्चे आए होंगे वो भी लेगा। एंड एट द सेम टाइम if you want he can compel the performance of the contract या rescission of the contract। और लास्ट में देखो द एन ओमिशन टू मेक सच अ डिस्क्लोजर, अगर आप कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया, पैरा नंबर 1 क्लॉज ए 55 का पैरा नंबर 1 क्लॉज ए क्या है, जहाँ पे सेलर को डिस्क्लोज करना है इफ देयर इज अ डिफेक्टिव टाइटल। पैरा नंबर 5 ऑफ क्लॉज ए क्या करता है, जहाँ पे बायर को बताना है कि प्रॉपर्टी बहुत बूम करने वाली है, तो इन दोनों को ट्रीट होगा एज अ फ्रॉडुलेंट। हाँ जी, क्लियर है।
यस सर। सिंपल सी चीज है वैसे, ये इतना पढ़ मेरिट से ही हो जाता है। अब वैसे सिंपल प्रोविजन है थोड़ा बहुत, जैसे अगर हम बात करें तो मॉर्टगेज पे थोड़े बहुत टेक्निकल चीज है, बाकी तो सिंपल ही है। सबसे डिफिकल्ट जो होता है टीपीए को सेक्शन 53A तक ही होता है, बाकी तो फ्लोलेसली चलता जाता है। अब उसमें एक्सचेंज में बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं एक्सचेंज। गिफ्ट बिल्कुल सिंपल है, एंड द लास्ट वन इज एक्शनेबल क्लेम, वो और भी सिंपल है। तो तीनों बहुत सिंपल है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें जो होंगी वो आपका मॉर्टगेज और लीज में है बस, अदरवाइज कुछ नहीं। अब हम कर लेते हैं एक आधा केस और देख लेते हैं इस पे, फिर मैं आपको मार्शलिंग बताता हूँ। मार्शलिंग क्या है, वैसे आई एम श्योर आपको पता ही होगा मार्शलिंग क्या है। पहले एक दो केस देख लेते हैं छोटे से और। अच्छा, आप कोई वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे जिसपे एनकम्बरेंसेस हो, मॉर्टगेज हो, गिरवी रखी हो, लीज हो, पट्टा हो, बहुत सारी चीज हो? कोई नहीं खरीदना चाहता है। तो इसलिए केस था रघुनाथ वर्सेस जोगेश्वर प्रसाद शर्मा। जोगेश्वर प्रसाद शर्मा 1999। तो प्रॉपर्टी जब भी बेची जाए, प्रॉपर्टी शुड बी सोल्ड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी पे बर्डन या भार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी है, बिल्कुल क्लीन टाइटल मिलना चाहिए, राइट? क्लीन टाइटल मिलना चाहिए, कोई मॉर्टगेज नहीं हो, कोई लीन नहीं हो, किसी और को ना दी गई हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बट इफ इट इज एकम्बर, अगर वो एकम्ब्रेंस्ड है, अगर प्रॉपर्टी एकम्ब्रेंस्ड है यानी कुछ ऑलरेडी कुछ उस पर राइट क्रिएट किया गया है किसी का, देन जो बायर है कैन रिटेन दैट अमाउंट। बायर क्या कर सकता है, बायर रिटेन कर सकता है अमाउंट ऑफ एनी ड्यू, amount of any due of encumbrances, any due in the form of encumbrances। क्या ऐसा हो सकता है, सपोज कीजिए ए ने मकान बेचा बी को, ए ने बी को ये मॉर्टगेज कर रखा था, अपना प्लॉट, अपना घर मॉर्टगेज रख रखा था, या प्लॉट मॉर्टगेज किया था बी को, और उसके बाद इसको पैसे की जरूरत है, इसने सी को बेच दिया। तो सी जो है जब परचेज करेगा प्रॉपर्टी, सपोज करो ये जो मॉर्टगेज रखा था 10,000 रुपए के लिए रखा था, और ए की जो प्रॉपर्टी थी वो सी को बेच देता है 1 लाख रुपीज में। तो क्या अब सी जो है वो ए को कितना पेमेंट करेगा? हाँ जी, कितना पे करेगा सी? सी क्या 90,000 रुपए दे सकता है क्या ए को? भाई तेरा जो ये तू नहीं पे कर रहा, मैं पे कर दूंगा, ही कैन डू इट। ठीक है, द बायर कैन रिटेन अमाउंट ड्यू इन फॉर्म ऑफ द एनकम्बरेंसेस। कर सकता है, नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यही तो इस केस में कहा है। हाँ जी आमनी, अर्चना, सीमा, समझ में आया? यस सर। सिंपल सा केस है। यस सर। ओके अच्छा, एक बात बताओ, एक कैविट एम्पटर हमने पढ़ा था कि लेट द बायर बी अवेयर, क्या यहाँ पे भी अप्लाई होता है क्या? यस सर, नोटिस वाली बात है ना सेक्शन 3 में जो। बिल्कुल, खरीदार देख ले भैया क्या खरीदने जा रहा है, कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूटेड टाइटल नहीं है। अगर खरीद रहा है नोटिस है तो भैया तुम्हें ही बेयर करना पड़ेगा। फिर एक केस था मेघी वर्सेस तैयबली, सॉरी TYEBBALLI, तैयबली। अब इसकी 1925 बहुत पुराना केस है वैसे। इस केस में कहा गया है बायर की ओमिशन टू टेक रीजनेबल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिफेक्ट इन द क्वेश्चन। अगर बायर जो है ओमिट करता है, देखो बायर को कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए सेलर से, बट ही इज डेलिबरेटली ओमिटिंग इट, नहीं पूछ रहा है,
रीजनेबल क्वेश्चन, रेटिंग विद द टाइटल। तो एक बार बताओ, सेलर जो है, सेलर, whether the seller will be absolved from his liability? No, sir. No. हाँ जी, 55(1)(a will गलत not लगा। absolve, not absolve। ये तो सेलर की भी तो ड्यूटी है, that is a duty of the seller to tell is there 55 का 1 का यही तो कहता है, डिस्क्लोज करे। भाई अगर कुछ टाइटल में डिफेक्ट है, माना कि भाई इसका पूछने का अधिकार है, तुम्हारा बताने का अधिकार है, इसने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, और गलत चीज बेच रहे हो, तो सेलर will not absolve from his liability which is given under section 55(1)(a. It's his duty. But एक बात बताओ, अगर if the buyer with a reasonable diligence, ड्यू डिलिजेंस वर्ड पढ़ा होगा ना आपने, ड्यू डिलिजेंस, थोड़ी सी परिश्रम मेहनत करता तो सब कुछ नजर आ जाता, तो क्या तब भी इसको बायर को फायदा मिलेगा, डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तब यहाँ पे थोड़ा सा कोर्ट रिलक्टेंट होती है, भैया तेरे को जब साफ नजर आ रहा है। ड्यू डिलिजेंस का यू कैन कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, कह सकते हैं आप इसको। भैया अगर तू एक बार बताओ, उसके घर पे जाके देख ही लेता कि उसके कब्जे में तो कोई और बैठा हुआ है, तू गया भी नहीं, उससे पूछा क्या आप इनको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रॉपर्टी पे गए थे, वो कह रहा नहीं। अरे तो बायर को कितना प्रोटेक्ट करे कानून, वहां पे तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था, तो कानून फिर वहां पे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉ सिर्फ उन लोगों की हेल्प करता है जो जागे हैं। इसीलिए तो लिमिटेशन बनाया गया है, सो रहे हो तो सोते रह जाइए, आप घर जाइए, हम नहीं सुनते आपकी, रेमेडी खत्म हो जाएगी। राइट, एक्शन तो आपका रहेगा, एक्शन मींस राइट आपका हमेशा रहेगा बरकरार थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आपका जिंदा है, जब तक आपका अधिकार रहेगा। आपके मरने के बाद आपके एलआर का भी राइट रहेगा, ठीक है। बट क्या खत्म करता है, एक्सटिंग्विश करता है, सोते हुए इंसान को नहीं जगाएगी कोर्ट, तो सो रहे हो तो सोते रहिए। भाई अपने आप में कंस्ट्रक्टिव नोटिस था ना, थोड़ी सी कोशिश करता तो पता लग जाता, तो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इन दैट केस। क्लियर है? हाँ जी, मेगी वर्सेस तैयब बल्ली। अब कर लेते हैं मार्शलिंग, 4 केस तो हो गए इस पे सेल पे। लेट्स टॉक अबाउट मार्शलिंग। सेक्शन 56 बहुत सिंपल है और अच्छा भी। मार्शलिंग क्या होता है, एक ए इंसान है, इसके पास 3 प्लॉट्स हैं, एक्स वाई जेड, इसके पास 3 ये प्लॉट्स हैं। तीनों प्लॉट को ये क्या करता है, ये मॉर्गेज टू बी, ये बी को मॉर्गेज कर देता है, गिरवी रखवा देता है। मानो कि 20,000 रुपए के लिए इसने गिरवी रखवा दिया। इन तीनों प्लॉट से गिरवी रखने के बाद, मॉर्गेज करने के बाद ए को 20,000 रुपए मिले बी से। अब होता क्या है, इस दौरान ए जो है अपनी एक्स प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है, सी को सोल्ड कर देता है। जब इसने इसको बेच दिया, अब प्रॉपर्टी एक्स ये तो ऑलरेडी गिरवी रखी थी, तो सी ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली। अब एक बात बताइए, सी ने जब प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो क्या सी जो है इसको कंपेल कर सकता है कि भाई साहब आपको जो सी का, देखो बी का क्या अधिकार होगा, बी तो अपने 20,000 रुपए कैसे रिकवर करेगा, बी पहले अपने रिकवर कैसे करेगा पैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इसका पेमेंट करे, पहला क्वेश्चन तो ये, पहला तो ऑप्शन ये है कि ए इसका पेमेंट करे, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर ले, रिडीम करा ले। राइट, 20,000 दे, प्रॉपर्टी को छुड़ा ले वाई जेड को। अगर ये इस प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करता तो बी क्या करेगा, भाई बी के पास क्या अधिकार है, फोरक्लोजर का है, ठीक है, फोरक्लोजर का अधिकार होगा। तो बी क्या करेगा, वाई जेड प्रॉपर्टी को पहले बेचेगा, पहले वाई और जेड प्रॉपर्टी को ही बेच के 20,000 रुपए रिकवर करेगा। बट अगर सपोज करो इससे इसको मिल पाए सिर्फ 15,000, तो ये बाकी 5,000 कहां से लाएगा, तो बी क्या जाएगा, अब जाएगा सी के पास और सी की प्रॉपर्टी को बेचेगा।
लेकिन सी क्या कहेगा इससे, भाई साहब एक काम करो, आप मेरी प्रॉपर्टी मत बेचिए, मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं, और ये 5,000 रुपए किससे वसूलेगा? सी वसूलेगा ए से। दैट इज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्शलिंग। ठीक है, हाँ जी बताइए, समझ में आए? अगर इन प्रॉपर्टी से वाई और जेड से नहीं हो पा रही है, इसके बी से नहीं मिल पा रहे, देन वी कैन गो फॉर दी सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। बट अगर जब सेल की बात आएगी तो सी क्या कर सकता है? सी कहेगा आप 5,000 मुझसे लो, मैं उससे ले लूंगा। तो सी कैन रिकवर इट फ्रॉम ए, और जिससे प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। हाँ जी बताइए, समझ में आ गया मार्शलिंग? यस सर। सिंपल सा ही है, कुछ है तो नहीं इसमें। अब एक बार बैरेट से पढ़ लेते हैं क्या होता सर है। अगर जब ये सी जब ए से लेगा ये 5,000 रुपए, तो उसके लिए सूट फाइल करके लेगा उसे? भाई वैसे पहुंच जाए सबसे बढ़िया, दे दे तुम, वो उसके नहीं दे पाया तो तुम्हारे क्या देगा? ये तो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कर रहा है ना। सी तो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कहा, भाई ये तो मेरी मॉर्गेज रखी हुई थी, तो ये तो सेल करवा ही देगा, इससे बढ़िया मैं इसको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर देता हूँ, और आई विल रिकवर फ्रॉम ए। और जब ये रिकवर करेगा, करता है तो ठीक है, नहीं कर पाया तो भैया सी बेयर करेगा। और वैसे इसके लिए सूट तो फाइल करना ही पड़ेगा। अगर ये वैसे दे दे बहुत सिंपल तरीके से तो ठीक। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ओके, बेरेट पढ़ लेते हैं। जो बेरेट की लैंग्वेज इतनी सिंपल लगेगी, अब अगर इससे पहले पढ़ते तो डिफिकल्ट लगती, इसलिए मैंने आपको पहले इलस्ट्रेशन समझाई। ओके, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। सब्सिक्वेंट परचेजर कौन है? सी था ना। मार्शलिंग कर रहा है वो, ऑर्डर में लगा रहा, भाई एक काम कर, पहले मैं तेरे को दे देता हूँ पैसे, तो मैं बी को दे देता हूँ, और मैं बाद में ए से ले लूंगा। इफ द ऑनर ऑफ द टू प्रॉपर्टी, इफ द ऑनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्गेज देम, एक चीज ध्यान रखना है, सेक्शन 56 तभी अप्लाई होगा, मॉर्गेज की बात कर रहा है। ऑनर ऑफ द टू और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्गेज देम, गिरवी रखता है, टू वन पर्सन, एंड देन सेल वन ऑफ और मोर ऑफ द प्रॉपर्टी टू अनदर। एक को तो गिरवी रख दी, और उनमें से क्या एक प्रॉपर्टी के साथ मार्शलिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए? टू और मोर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या अकेली प्रॉपर्टी हो सकती है मार्शलिंग? नहीं होगी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑनर अपनी दो या दो से ज्यादा संपत्ति को मॉर्गेज करता है them to one person and then sell one or more of the properties to the another, उनमें से दो या तीन में से एक, दो या एक प्रॉपर्टी को बेच देता है। The buyer is in the absence of the contract to the contrary, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज क्या करेगा? बायर इज एंटाइटल, यानी अधिकार किसको दे रहा है मार्शलिंग का? द बायर इज एंटाइटल टू हैव द मॉर्गेज डेट्स सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नॉट सोल्ड टू हिम। तो सबसे पहले क्या करेगा? सी के पास अधिकार होगा, सी कहेगा भाई तेरे 20,000 रुपए जो है ना, मेरी प्रॉपर्टी को मत देख, ये तो मैंने खरीदी है, तो पहले अपनी एक्स और वाई प्रॉपर्टी को बेच। पहले तेरे को जो मॉर्गेज रखी हुई है ना प्रॉपर्टी एक्स और वाई, उसको बेच, अगर उससे नहीं होगी तब मेरे पास आई हो। entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or the property is not sold to him, जो उसको नहीं बेची है, ये अधिकार है उसका। दैट मीन्स बी जो है डायरेक्टली सी प्रॉपर्टी जेड प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कह सकता। वो पहले क्या कहेगा? भाई आप एक काम कीजिए, पहले वाई और जेड को बेचिए, उससे आपकी भरपाई नहीं होगी तब आप मेरे पास आना। ठीक है, so far as the same will extend but not so as to prejudice the rights of the mortgagee, लेकिन mortgagee का right भी खराब नहीं होना चाहिए, or the person claiming under him or any other person who has for consideration acquired interest in the property। इतना भी याद रख लोगे तो ही बहुत है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ अधिकार किसका है? सब्सिक्वेंट परचेज। देखो यहाँ पर ये क्या है? अधिकार इसका है, इसको दिया ये अधिकार। सेक्शन 56 इसके फेवर की बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट परचेजर की।
सब्सिक्वेंट परचेजर। इसके पास क्या होगा, जब सपोज करो बी इन तीनों प्रॉपर्टी को बेचने चला गया 20,000 के लिए, ठीक है, तो ये सी कहेगा भाई एक काम करो, पहले आप वाई और जेड प्रॉपर्टी को बेचो, अगर इनसे पूर्ति ना हो, आपके 20,000 ना मिले तो मेरे पास आना, जो मेरे पास एक्स प्रॉपर्टी है। तो जब बी आएगा इसके पास, कहेगा भाई मेरे तो नहीं हुआ, तो वो कहेगा रिमेनिंग अमाउंट कितना है आपका 5,000, ये लो आप मुझसे लीजिए, मेरी प्रॉपर्टी मत बेचिए, मैं ए से रिकवर कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग। आई होप द सेक्शन इज क्लियर। ठीक है, अब सेक्शन पढ़ लेते हैं। अब इसमें सेक्शन 57 आता नहीं, इट वुड बी बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन 57 क्या करता है, अगर कोई प्रॉपर्टी, देखो इसका शुरू में टाइटल ही पढ़ लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अब सारे सेक्शन तो इम्पॉसिबल हो जाता है पढ़ना, बट आई एम जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया था क्लास के। डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस ऑन सेल। डिस्चार्ज, कौन डिस्चार्ज कर रहा है यहाँ पर, यहाँ कोर्ट डिस्चार्ज कर रहा है, कोर्ट डिस्चार्ज करवा रहा है, खुद थोड़ी ना देगा, कोर्ट अपने घर से थोड़ी ना देगा पेमेंट, बट जो भी एनकम्बरेंसेस है उसे कहेगा भाई कोर्ट में डिपॉजिट करो, और उसके बाद वो फ्री करेगा प्रॉपर्टी को, तब जाके प्रॉपर्टी रियल ओनर के पास, बायर के पास जाएगी। ठीक है, यानी सेलर से कहेगा भाई तेरा इसमें कुछ बकाया है, मॉर्टगेज रखी हुई है, पहले वो अमाउंट जमा कर, तब जाके आप तेरे को फ्री हो जाएगी प्रॉपर्टी। नाउ द बायर विल गेट अ प्रॉपर्टी आइटम। तो प्रोविजन बाय द कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम, यानी सेल को फ्री कर रहा है, कोई फिर प्रॉपर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनकम्बरेंसेस जाएगी अब बायर के पास। तो ज्यादा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है, एक बार गो थ्रू कर लेना आप इसको। मैं एक शुरू का ही पढ़ा देता हूँ आपको। वेयर इन मोर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एनी एनकम्बरेंस, अगर कोई एनकम्बरेंसेस रखा गया है प्रॉपर्टी में, यानी कुछ भार है, बर्डन है प्रॉपर्टी में, वेदर इमीडिएटली पेबल और नॉट, चाहे वो अभी पेबल हो या बाद में हो, इज सोल्ड बाय द कोर्ट और इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसका एप्लीकेशन भी लिमिटेड है, ऐसा मत करना कि पहले मैं कोर्ट चला जाऊं, कोर्ट में जाके कहूं कि भैया मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप इस प्रॉपर्टी को अपने पास एनकम्बरेंस का अमाउंट रखवा लिया। ऐसा नहीं होता है, हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, ये तभी अप्लाई होगा जहां पर इज सोल्ड बाय द कोर्ट के द्वारा जब प्रॉपर्टी बेची जा रही है, और इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री लिमिटेड सेंस में यूज होगा, और आउट ऑफ द कोर्ट द कोर्ट में इफ थिंक फिट, अगर कोर्ट को उचित लगता है तो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, कोई पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी टू द सेल, अब करेगी, डायरेक्ट करेगी और अलाउ करेगी पेमेंट इन द कोर्ट, भाई आप कोर्ट में पेमेंट करिए, किस चीज की पेमेंट करिए। अब इसमें सालाना पेमेंट हो सकती है, मंथली सम चार्जेस, जो भी आपके इनकम्बरेंसेस है, ठीक है, और वो कितना, अगर ये प्रॉपर्टी कहीं और होती तो गवर्नमेंट को कितना इनकम होता इससे, उस हिसाब से इनकम्बरेंसेस रखे जाएंगे। और आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, वो है आपका कंटीजेंसी। जैसे अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे टू मीट द कंटीजेंसी, तो प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होगी, कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि हाँ भैया प्रॉपर्टी का इनकम्बरेंसेस पे हो चुका है। देखो ये लिखा ना बी में, देयर अपॉन द कोर्ट में थिंक फिट आफ्टर नोटिस टू द इनकम्बरेंस unless the court for reason to be recorded in writing think fit to dispense with such notice। अब वो उस इंसान को बता देगी हाँ प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है, नाउ सेल डेट की जा सकती है। तो इस तरीके से होता है। वैसे ये आता नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं इस पे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आया हो, बट ये ध्यान रख लेना इसमें अथॉरिटीज कौन कौन है, कोर्ट का मतलब क्या होगा। कोर्ट होती है हाई कोर्ट होगी, एंड कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन, मैंने आपको शुरू में बताया था, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन हो। पहली बात तो हाई कोर्ट, और दूसरी बात कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज within the local limit of whose jurisdiction the property or any part thereof is situated, जहां situated है, और any other court, यानी तीन हो सकता है। ये क्वेश्चन शायद कभी बन जाए, वैसे आया नहीं आज तक कि कौन सी कोर्ट डिफाइन की गई है सेक्शन 57 में, राइट, या कोई और कोर्ट हो सकती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, मे फ्रॉम द टाइम टू बाय नोटिफिकेशन लाके ऑफिशियल गजेट में डिक्लेयर टू कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। तो तीन कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड any court authorized by the state government after giving a notification। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेम। सर यहाँ पे जो आउट ऑफ कोर्ट है वो उसका क्या मतलब है, आउट ऑफ कोर्ट क्या होता है? अब देखो कोई सेटलमेंट करने जा रहे हैं और लेकिन फिर भी उसमें इनकम्बरेंसेस है, ही कैन अप्लाई
टू द कोर्ट, कोर्ट में जाएगा, अप्लाई करेगा कि भाई इसमें कुछ एनकम्बरेंसेस है, वो क्लियर करने के बाद आपने देखा होगा इवन रेंट की पेमेंट तक भी ना कोर्ट में पे होती है कई बार। यस सर। कई बार जो टेनेंट होता है ना, मकान मालिक पैसा लेने से आनाकानी करता है कई बार, तो कहता है मैं नहीं ले रहा, तो रेंट जो है ना टेनेंट वहां जमा करा देता है, कहाँ पे, कोर्ट में, फिर कोर्ट देती है। तो उसी तरीके से अगर कोई एनकम्बरेंसेस है तो जो जिसने एनकम्बरेंसेस है, कोर्ट ये कह सकती है भाई मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा ना, बायर एप्लीकेशन लगाएगा जनाब इसमें तो मॉर्टगेज है, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, उसको एनकम्बरेंसेस रखवा लेगी कि भाई हाँ इतना पैसा का है, वो आप पे करना, तो कोर्ट में डिपॉजिट हो जाएगा, तो कोर्ट उसको रिलीज करेगी फिर। ठीक है, आता नहीं है वैसे फिर भी, पर तो नॉलेज है तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। ठीक है, एंड